नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल की सप्लाई चेन पर। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ भेजने की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा, एक ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है और हाँ, सही गलत के बड़े सवाल भी जुड़े हैं। हमारे पास असाइनमेंट वाइन्स का एक लेख है जो थोड़ा अंदर की कहानी बताता है। तो आज हम इसी के सहारे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एप्पल ये सब करता कैसे है। मतलब कैसे दुनिया की सबसे एफिशिएंट सप्लाई चेनों में गिनी जाती है और इसके साथ क्या चुनौतियां हैं, क्या मुश्किलें आती हैं। सोचिए ज़रा, 43 देशों में सप्लायर फैले हुए हैं, चीन में वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और फिर खरबों डॉलर का रेवेन्यू। ये सब मैनेज कैसे होता है? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके साइज से। जैसा मैंने कहा, 43 देश और लेख के हिसाब से 200 से ज्यादा सप्लायर हैं। हाँ, और चीन इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां वही हैं। ये इनके सबसे बड़े पार्टनर्स में से हैं। और ये एक खास तरीका अपनाते हैं ना, वो जस्ट इन टाइम वाला। हाँ, JIT यानी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मॉडल। मतलब सामान तभी मंगाना या बनाना जब उसकी एकदम जरूरत हो। इससे फायदा ये कि गोदाम में ज्यादा माल रखने का खर्चा बचता है। बिल्कुल, कॉस्ट कटिंग होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, पर नाजुक भी उतना ही है। जरा सोचिए, अमेरिका चीन के बीच टेंशन बढ़ जाए या कोई पैंडेमिक आ जाए जैसे हमने देखा। हाँ, या कहीं कोई स्ट्राइक हो जाए तो पूरी चेन रुक सकती है। एग्जैक्टली। सप्लाई चेन में कहीं भी छोटी सी रुकावट पूरे सिस्टम को हिला सकती है। शायद इसीलिए लेख में भी ये बात है कि एप्पल ने 2020 के बाद से थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। मतलब? चीन के अलावा दूसरी जगह है। हाँ, जैसे भारत और वियतनाम, वहां प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। ये सिर्फ चीन पर निर्भरता कम करना नहीं है। तो फिर और क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ये कि आप उस हाइपर एफिशिएंसी से जुड़ा रिस्क कम कर रहे हैं। दूसरा, उन देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या वहाँ की सरकारों से जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनका फायदा उठाना भी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। और इसी पूरी व्यवस्था, इसी एफिशिएंसी की बनौलत ही तो, जैसा लेख में बताया गया है, 2024 में एप्पल का रेवेन्यू करीब $394 बिलियन तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि सप्लाई चेन कितनी क्रिटिकल है उनके लिए। बिल्कुल। इतने बड़े स्केल पर, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग काफी नहीं होगी। यकीनन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें। हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो कोर में है। लेख बताता है कि एप्पल खास तरह के कस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए? कई चीजों के लिए, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब अंदाजा लगाना कि किस प्रोडक्ट की कितनी मांग होगी। फिर इन्वेंट्री ट्रैक करना कि माल कहाँ है, कितना है, और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना। अच्छा। आपको याद होगा जब दुनिया भर में चिप्स की शॉर्टेज हुई थी। हाँ, बिल्कुल, बड़ी दिक्कत हुई थी। उस समय भी बाकियों के मुकाबले एप्पल का प्रोडक्शन काफी हद तक स्टेबल रहा था। ये उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ। ये तो कमाल की बात है। लेकिन एक पहलू और भी है। इस एफिशिएंसी और मुनाफे की दौड़ में कई बार सवाल उठते हैं, खासकर जो लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके हालात को लेकर। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव मुद्दा है। दुनिया भर में इस पर चिंता जताई गई है कि सप्लायर फैक्ट्रियों में वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, काम के घंटे कितने लंबे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वगैरह। तो एप्पल इस पर क्या कहता है या क्या करता है? लेख में कुछ है इस बारे में? हाँ, लेख जिक्र करता है कि एप्पल ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने अपना एक सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या होता है असल में? इसमें बेसिकली नियम तय किए गए हैं, मजदूरों के अधिकार, उनकी सेफ्टी, काम के घंटे, यहाँ तक कि भेदभाव विरोधी नीतियाँ और पर्यावरण से जुड़े मानक भी शामिल है इसमें। और क्या वो इसे लागू करवाते हैं या बस कागज पर है? देखिए, वो दावा तो करते हैं कि करवाते हैं। वो हर साल एक सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट भी आती है? हाँ, जिसमें वो बताते हैं कि उनके सप्लायर इन नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, कहाँ कमियां हैं और उन्होंने क्या एक्शन लिया। लेख के मुताबिक 2023 में ही उन्होंने करीब 11 सप्लायरों के साथ काम बंद कर दिया क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। 11 सप्लायर हटा दिए? हाँ, और 1000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करवाए। तो कोशिश तो दिखती है कि वो इसे सीरियसली ले रहे हैं, कम से कम पब्लिक परसेप्शन के लिए ही सही। और एक और बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है एनवायरनमेंट का। हाँ, पर्यावरण का। सही कहा। और आजकल कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। एप्पल भी इस पर काफी जोर दे रहा है। क्या कर रहे हैं वो इस दिशा में?
एक तो वो अपने सप्लायरों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। लेख कहता है कि 2025 तक 300 से ज्यादा सप्लायर इसके लिए कमिट कर चुके हैं। 300 से ज्यादा, ये तो बड़ा नंबर है। हाँ, और दूसरा वो अपने प्रोडक्ट्स में रिसाइकिल किए गए मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, आईफोन, मैकबुक, इन सब में। अच्छा, जैसे पुराने फोन से निकले मटेरियल से नया फोन बनाना। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे वो क्लोज्ड लूप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। कोशिश ये है कि जमीन से नए संसाधन कम से कम निकालने पड़े। उनका एक बड़ा लक्ष्य है 2030 तक अपनी पूरी सप्लाई चेन को कार्बन न्यूट्रल बनाना। कार्बन न्यूट्रल 2030 तक, ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट लगता है तो लेकिन ये दिखाता है कि अब सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट ही काफी नहीं है, आपको सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स पर भी ध्यान देना होगा। तो अगर हम इसे समेटें तो एप्पल की सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का खेल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, एथिकल जिम्मेदारी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। एक तरह से ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। बिल्कुल, और ये लगातार बदलती रहती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे वो लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दें, कैसे नैतिक रूप से सही रहें और कैसे पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। ये पूरी कहानी देखकर एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन की सफलता को कैसे देखा जाएगा? क्या सिर्फ मुनाफा और स्पीड ही पैमाना होंगे, या फिर उसमें लोग यानी कि वर्कर्स की भलाई और प्लैनेट यानी पर्यावरण की चिंता, ये भी बराबर के हिस्सेदार होंगे? और क्या ये संतुलन हमेशा साधा जा सकता है? मतलब प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट, तीनों को एक साथ साधना। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या कहीं ना कहीं कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। और शायद दूसरी कंपनियों के लिए भी एप्पल के सफर में बहुत कुछ सीखने को है, खासकर इस मुश्किल संतुलन को साधने की कोशिश में। आखिर में बस एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब हम कोई एप्पल का डिवाइस हाथ में लें, तो क्या हम एक पल के लिए सोचेंगे कि वो डिवाइस हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और जटिल सफर तय करके आया है? और इस सफर में कितने लोग शामिल हैं और क्या-क्या नैतिक और पर्यावरणीय चीजें दांव पर लगी होंगी? वाकई सोचने वाली बात है।